रहा था ऑल इन वन चल रहा था उस टाइम पे। हम कमर्शियल नहीं हुए थे। दिस क्वेश्चन हैज कम टू मी मेनी टाइम्स कि अरे आप सिंगर है क्या? दे यूज्ड टू कम टू मी, यल्ला यल्ला हबीबी ताल ताल, ऐसे यस टेल मी वाहद वाहद सॉन्ग, विच सॉन्ग यू वांट। और फिर एक शास्त्रीय संगीत सीखा हुआ बंदा, फिर मैं रॉक बैंड में इंट्रोड्यूस हुआ। रॉक ऑन लाइक रॉक स्टार। माजिद जी, आपका स्वागत है। तो इस पॉडकास्ट को चालू करने से पहले मेरा एक सवाल है कि सिंगिंग आपका पैशन है या फिर ये पेशेंट्स की डिमांड है? सिंगिंग मेरा पैशन है, नो डाउट। हम्म। आप you'll be surprised टू नो अबाउट इट कि कई बार ये पेशेंट की भी डिमांड रही है। वाह। बिकॉज मैं पिछले 15 साल से हेल्थ केयर प्रोफेशनल में हूँ। मैंने अपनी करियर की स्टार्ट ही हेल्थ केयर से करी, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के बीच, जिसमें मेरा बहुत ही ट्रिकी पार्ट होता था कि जब डॉक्टर और पेशेंट के बीच जब वो काउंसिल करके जाते थे, सो फिर उसको पूरा डिस्क्रिप्शन में पेशेंट्स को समझाना एंड ऑल, वो आई हैव बीन डूइंग इट सिंस लॉन्ग नाउ। अब उन चीज़ों को कई बार लाइटर करने के लिए, अब जैसे मेरी व्हाट्सएप प्रोफाइल है गिटार बजाते हुए, अब व्हेन दे टॉक टू मी, एक कोई पेशेंट है जो कि मुझे कौन सी दवाई कितने बजे खानी है, वो मुझे जब व्हाट्सएप पे मैसेज करता है तो मेरी व्हाट्सएप डीपी देखता है। एंड देन दिस क्वेश्चन हैज कम टू मी मेनी टाइम्स कि अरे आप सिंगर है क्या? उनका हाँ सिंगर हूँ, बैठेंगे किसी दिन, ऐसे करके। सो जैसे कुछ सीरियस केसेस होते हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा है, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, वो लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रोकन होते हैं। सो हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ स्पेशली, मैं जब उनसे सुबह मिलने जाता हूँ तो मॉर्निंग राउंड्स में, डॉक्टर के राउंड के बाद जब डॉक्टर उनको सब बता देता है कि एकदम ब्रीफिंग दे देता है, सो देन आई यूज्ड टू टॉक टू देम। और कई बार सिचुएशन को लाइट करने के लिए कि अरे आपने ये वाला गाना सुना है, अरे ये वाला सॉन्ग सुना है, अरे ये ऐसा वैसा, बैठ के थोड़ी देर 5-10 मिनट, एंड देन दे फील ईज। सो मुझे ऐसा लगता है कि पैशन और मेरा वर्क आई थिंक बहुत साइमल्टेनियस है। म्यूजिक हैज रियली हेल्प्ड मी इन दैट थिंग, विथ टू जैम विथ पेशेंट्स। एक वो आइस ब्रेक हुआ है, एक डॉक्टर नर्स पेशेंट का एक जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है, उसके साथ साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप म्यूजिक ने हेल्प करा है उस वहां तक पहुंचने के लिए। तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन आ जाता है कि जब वो सवाल करता है ऐसा, तो वो 1960 या 70 या 80s की करता है या फिर डिमांड आजकल की चल रही है इस पे? हाँ, सो मेरे यूजुअली ज्यादातर पेशेंट्स इंटरनेशनल पेशेंट्स होते हैं, सो वी तो टॉक ऑन वो बता इंटरनेशनल दे कि म्यूजिक। किस किस हाँ हाँ, कंट्री से होता है। सो यूजुअली मैं जो अभी देख रहा हूँ गल्फ रीजन देखता हूँ, सो सारे अरबी पेशेंट्स होते हैं। अरबी पेशेंट्स का फेवरेट सिंगर है अरिजीत सिंह। वाह। मतलब मैंने कई बार ओमान में परफॉर्म किया है, दुबई में परफॉर्म किया है, और जो पब्लिक की साइड से डिमांड आती थी, मैं इंग्लिश और कुछ एक दो अरेबिक सॉन्ग्स रेडी करके जा रहा हूँ परफॉर्म करने के लिए, डिमांड आती थी वो हम तेरे दे डिडंट नो द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग, दे यूज्ड टू कम टू मी, यल्ला यल्ला हबीबी ताल ताल, ऐसे यस टेल मी वाहद वाहद सॉन्ग, विच सॉन्ग यू वांट। So they love Indian music that much कि they don't know the singer, they don't know the lyrics, they know the tune कि जी please sing this song for us. So मतलब मजा आता है। they like we talk on Coke Studio. हाँ, they don't have a difference, they don't know the difference of कि हाँ Coke Studio पाकिस्तान वाला, इंडिया वाला, या Nescafe Basement, they just know Coke Studio and we उनको talk on ताजदार हरम से कोई फर्क नहीं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक, एंड देन वी टॉक ऑन दैट, दैट्स हाउ। तो म्यूजिक जो है मतलब इंटरनेशनली भी पेशेंट्स को हील कर रहा है। सबको हील करता है। आई बिलीव म्यूजिक के लिए पेशेंट की जरूरत नहीं है, आपको पेशेंट होने की जरूरत नहीं है, आपको भी हील करता है, मुझे भी हील करता है। म्यूजिक इज काइंड ऑफ अ स्ट्रेस बस्टर। जैसे कुछ लोगों का होता है कि चल यार बहुत टेंशन हो रही है, चल एक दो स्मोक करके आते हैं। कुछ लोगों का होता है चल यार थोड़ा रंगीला पानी पी के आते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। सो जैसे मेरे टाइप के सूफी टाइप के लोगों के लिए आई थिंक म्यूजिक इज द स्ट्रेस बस्टर, एंड इट हैज ऑलवेज बीन। आपके जो दादा अबू है हबीबुर रहमान राही साहब, तो उनके भी बहुत सारी बुक पब्लिश्ड हुए, तो आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे इनको?
जी, सो दादा अब्बू से मेरा बहुत खास रिश्ता रहा है। दादा अब्बू का नाम था हबीबुर रहमान खान राही। राही उनका मक्ते का नाम था उनका। हर कोई उन्हें राही साहब के नाम से जानते थे। हाँ। बहुत उर्दू एकेडमी ने, दिल्ली, न्यू दिल्ली उर्दू एकेडमी, भोपाल उर्दू एकेडमी ने हम्म। हर साल उनके बहुत सारी बुक्स पब्लिश करी। हम्म। सो दादा अब्बू शायर थे, गज़लें लिखते थे, गजल। हमदे लिखते थे, हम्म। बहुत सारे रिसाले लिखते थे, हम्म। जर्नल्स लिखते थे, करंट टॉपिक पे लिखते थे, क्या चल रहा है वर्ल्ड पीस पे भी उन्होंने वर्ल्ड बहुत पेस। लिखा है। सो हमारे वालिद साहब 5 भाई हैं पाँच। और हम लोग कुछ 15-20 कजन्स हैं। हम्म। सो जो लास्ट पोता हाँ। दादा अब्बू ने जो देखा है वो मैं हूँ। मेरे ओ। उसके बाद वो वफात कर गए। उसके बाद के जितने लोग आए इस दुनिया हम्म। में, दे हैव नॉट मेट दादा अब्बू। हम्म। सो मैं बहुत छोटा सा था। हम्म। सो वो लिखते थे और मैं एक ऐसा, उनके बहुत सारे पोते पोतियों में एक वैसा पोता था कि उन्होंने मेरे लिए एक शेर लिखा अपने आखिरी दिनों में। हम्म। कि एक शेर था उनका कि तुम भी बहुत जिद्दी हो, हम्म। तुम भी बहुत जिद्दी जिद्दी हो, हो। रो रो के खिलौने मांगते हो हाँ, और हंस हंस के तोड़ते हो। ये तो यूनिवर्सल है। सो उनके फिर उनके जाने के बाद उनकी याद में एक हर साल एक यादें राही करके याद गजल नाइट होती रहे थी। गजल में। अब मुझे म्यूजिक का बचपन से ही बहुत शौक था, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट नेचुरल। थी कि मतलब मुझे म्यूजिक बहुत काम कर देता था। मम्मा हम्म। डैडी मुझे बताते हैं कि मैं जब बहुत छोटा सा था, मेरे बाजू बाजू में रेडियो रख दिया जाता था। हम्म। तो मैं रेडियो में कई बार अगर नहीं भी आ रहा है कुछ, हाँ हाँ। वो जो बजिंग साउंड आ रहा है मैं वो हाँ। सुन के चुप हो जाता था। वाह। सो सो दादा अब्बू की गजलों से इंट्रोडक्शन ऐसे हुआ कि मैं गजल नाइट्स में जाने लग गया। उनकी गजलों में से कोई गजल आपको याद है? बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। बहुत सारी मेरी फेवरेट्स हैं, कुछ मैंने कंपोज भी करी हैं उनकी गजलें। सो उनके यादें राही की स्टार्टिंग मेरे से होती थी। वाह। बोलते थे कि आइए हबीब साहब, रहमान राही साहब के पोते को बुलाते हैं। हाँ हाँ। और तो गजल नाइट की स्टार्ट मैं करता था और उसके बाद हम्म। बड़े बड़े महाराज जी, मान। सिंगर्स, गजल हम्म। सिंगर्स, दे यूज टू प्रेजेंट दादाबू की गजलें। सो म्यूजिक का मेरा इंट्रोडक्शन वैसा ही हुआ है कि आप हम्म। सोचिए एक 2 ढाई साल 3 साल का बच्चा हाँ हाँ। बैठ के गजल नाइट अटेंड कर रहा है रेदर देन कोको मेलन के गाने। सो उसके बाद मतलब बिफोर मी गेटिंग इंट्रोड्यूस टू जगजीत सिंह हम्म। या पंकज उदास साहब या गुलाम अली नबी साहब, गुलाब अली। गुलाम अली साहब, इनके पहले मैंने अपने दादा की गजलें सुनी है। सो दैट्स हाउ म्यूजिक हैज कम टू मी। और उस टाइम पे आई एम अ 90s किड। सो वो कैसेट्स होती थे। कैसेट। तो गजल नाइट रिकॉर्ड होती थी, हम्म। एक ऑडियो कैसेट्स आती ऑडियो थी। कैसेट। अब आप इमेजिन करिए कि 4-5 साल का बच्चा जो हम्म। जो वीडियो गेम्स में बिजी होना चाहिए, हाँ वो रात में एक ए साइड और बी साइड होता था कैसेट हाँ, का। कैसेट का हाँ, दो तो साइड ए से साइड होती। की गजलें लगा के गजलें सुनते हुए सोता था। हम्म। और नेक्स्ट डे जब अपने बेड पे आता था तो कैसेट चेंज करता था, बी साइड की गजलें बी सुनता साइड। था। दैट्स हाउ म्यूजिक हैज कम टू मी। देन फिर हम्म। रेस्ट इज हिस्ट्री की कैसे सीखा। तो अब अभी तक हम लोग जगजीत सिंह और गुलाम अली खान मेरे जो फेवरेट है सभी लोग हैं, ये सभी जितने भी अभी हमने नाम लिए। तो गजल जो है मेरे ख्याल से बहुत हार्ड पार्ट होता है। तो गजलों को लिखना ये कैसा पार्ट है? क्योंकि आपने भी देखा होगा बचपन से अभी तक देखते आ रहे हो। ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि गजल थोड़ा जी, हटते हटते जी। हटते जा रही है अभी ट्रेंड में से। मैं लिखता तो नहीं हूँ बट मुझे पता है। प्रोसेस हाँ, प्रोसेस। प्रोसेस ये है गजल का। गजल की डेफिनेशन क्या है? गजल की डेफिनेशन ये है हम्म। कि बहुत बड़ी भारी बात हम्म। चंद लफ्जों में कह देना, उसको गजल कहते हैं। हाँ हाँ। कि मैं आपको बोलूंगा कि मैं बहुत परेशान हूँ, हम्म। मैं बहुत अभी बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा हूँ, हम्म। और मैं बोलूंगा कि सहमा सहमा घूम रहा हूँ, हम्म। तन्हा तन्हा ढूंढ रहा हाँ हूँ, हाँ हाँ हाँ। अपने शहर के चौराहे पे घर का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। वाह। ये दादाबू का एक वन ऑफ द शेर है। सो ऐसा होता है, दिस इज गजल। गजल। कि मैं क्या सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ इन चंद बहुत इजी लफ्जों में, हम्म। दैट इज गजल। सो गजल राइटिंग इज अ वेरी इजी प्रोसेस एंड एट द सेम टाइम वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस एज वेल। हाँ। बिकॉज आपको बहुत सारे शॉर्ट
वर्ड्स पता होने चाहिए। अच्छा, ये वोकेबलरी कैसे डेवलप करे? क्योंकि अगर आप सिंगर हो, पोएट हो, इन सब के लिए मेन जो चीज़ है वोकेबलरी है। आपका शब्दकोश आपके पास होना चाहिए, ये कैसे डेवलप करे? तो जाए या फिर सिंगर हो, क्योंकि सिंगर भी थोड़े बहुत लिरिक्स भूल जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, जो सिंगर लिरिक्स भूलते हैं वो एक अलग वो अलग कॉन्सेप्ट चीज है, है। बट ये शब्दकोश पे आते हैं फिर। ये जो शब्दकोश की जो आप बात कर रहे हैं, हम्म मैं बिलीव करता हूँ जो बेसिक चीज आज के राइटर्स ने छोड़ दी है, हम्म नॉट एवरीवन, जो हम्म मे बी 50% राइटर्स ने छोड़ दी है, हम्म इज रेफरेंस। पढ़िए, ओके। आप बुक उठाइए, हम्म आप पुराने शायरों के रिसाले उठाइए, आप हम्म पढ़िए। हम्म जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, आपकी आपका वोकैबुलरी, आपका वर्ड बैंक बढ़ता जाएगा। बढ़ता है। अब आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, आप अगर यूट्यूब पे देख ले रहे हैं, वो कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आप बचपन में बोलते थे ना स्कूल में, ये इसको लिख के याद करो। तो अगर पढ़ा हुआ देखोगे, लिखा हुआ ये देखोगे, तो तुमको मेमोराइज्ड मेमोराइज। रहेगा। आपको आज भी आपके बचपन के जो वर्ड्स आपने याद करें वो अभी भी याद है। याद है। बट नए वर्ड्स, क्योंकि हम रेफरेंस क्या है आजकल, हमारा रेफरेंस हो गया रेदर देन प्रिंट, हमारा रेफरेंस हो गया सोशल की, बस उसको फोन पे देख लिया, गूगल कर लिया, फीड। फीड, वो ध्यान में नहीं रहेगा। तो आप पढ़िए, आप बुक्स उठाइए, हम्म अपने पास टाइम में आप पढ़िए। अपने आप जब पढ़ेंगे, आपका हम्म वर्ड बैंक बढ़ेगा, और फिर आप हम्म जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, यू विल बी फाइंडिंग 2-3 वर्ड्स रिलेटेड टू इट, कि मैं क्या हम्म यहाँ पुट कर सकता हूँ, हम्म, क्या ये जमेगा, जिसको हाँ, मात्रा बोलते हैं हम, कि किस, या क्या ये सम पे आएगा, क्या मात्रा होगा? पे आएगा, ये शेर पूरा होगा, इन हम्म दैट वे। क्योंकि क्लाइमैक्स जरूरी होता है, मगर जो जो लोग है ना अटक जाते हैं, वो वहीं पे अटक जाते हैं कि हमारे पास वोकेबलरी नहीं है। जी जी जी। सो जब आप पढ़ेंगे, उर्दू रिसाले पढ़ेंगे, इंग्लिश तो हिंदी कोई आप पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल या फिर कुछ बताना चाहेंगे जो हेल्प कर सकता है कि भाई साहब? एग्जाम्पल और नाम देने से वो बहुत कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस हो जाएगा। जस्ट पिक अप एनी गुड थिंग, एनी गुड। एनी गुड थिंग फ्रॉम अ लाइब्रेरी, फ्रॉम अ बुक स्टोर, एंड रीड अबाउट इट। हम्म ज्यादातर आप थोड़े 80s 70s के थोड़ा पहले जाएंगे, तो आपको ऐसे ऐसे उर्दू अल्फाज हिंदी वगैरह। अल्फाज वर्ड्स मिलेंगे कि आप उसको, हम्म, देन यू कैन यूज गूगल। मतलब दैट इज एडवांटेज ऑफ इट। that- यार, इसका क्या मीनिंग है? पुराने बुक्स में कोई अगर वर्ड यूज होता था, बहुत ही कठिन सा उर्दू सा, उसका नीचे मीनिंग रहता था। मतलब मैंने अपनी दादाबू की बुक्स में देखा है, एक उन्होंने एक बार वर्ड यूज किया, दरख्त, तो बहुत, ना, अभी तो बहुत हाँ, कॉमन हो गया। कॉमन हो गया। मुझे दरख्त का मतलब नहीं पता था, तो एक शेर था उनका कि सायादार दरख्तों के मंजर रखना, जरा सायादार तो दरख्तों के के मंजर मंजर रखना, रखना। बूढ़े परिंदे उड़ जाएं तो उनके पर रखना। ओ, सो ये बड़ी डीप उन्होंने बात है। उन्होंने अपने बड़ों बुजुर्गों के लिए बोले थे कि अपने बड़े बुजुर्गों को कैसे आपको याद रखना ये चाहिए। यार, सो तो दरख्त में उन्होंने एक वो दिया था कि दरख्त का मतलब पेड़, ऐसे पेड़। करके ये पुरानी बुक्स में आप देखेंगे। अब अभी का मुझे पता नहीं कि अभी ये सब होता है कि नहीं, मीनिंग या एक बिब्लियोग्राफी होती है बुक के हाँ, पीछे जहाँ पे सारे रेफरेंसेस होते हैं। वो जैसे कि आप क्लासिकल भी गाते हो, तो क्लासिकल सिंगिंग से आपका राब्ता कब से हुआ है? इंडियन क्लासिकल सिंगिंग से? सो इसका मैं मतलब पूरा बोलना चाहिए कि इसको मम्मी डैडी ने ढूंढा मुझ हम्म में। कई बार पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है आपको आपके इंटरेस्ट में आगे बढ़ाना इनिशियल डेज में। हम्म सो उन्होंने देखा एक बार, यही गजल नाइट थी, एक बहुत फेमस तबला वादक आए हुए थे। तो गजल नाइट हो रही थी, गजल नाइट दादाबू की कंप्लीट हुई, और उन्होंने बहुत ही अमेजिंग तबला बजाया। और फिर जब हम सारे आर्टिस्ट से मिलने गए, सारे आर्टिस्ट डैडी से मिल रहे थे कि आज हमने राई साहब की ये गजल पढ़ी, वो गजल पढ़ी, मैं चुपके से पीछे से जाके, मैं वो तबले के पास जाके बैठ गया, और मैं तबला बजाने लग गया। और मैं इतनी जोर से बजाने लग गया, डैडी ने मुझे रोका, अरे उस्ताद दादा बी मलिक नाम था उनका। सो अरे दादा का तबला है, उसको मत छुओ। एंड उन्होंने डैडी को रोका, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको। एंड मैं 2.5 साल का बच्चा एक रिदम में बजा रहा था, तो उन्होंने कहा इसमें रिदम है, इसको सिखाओ। और मम्मा डैडी ने वो चीज़ बहुत सीरियसली ली। कुछ लोग बहुत स्पोर्टी होते हैं, जिनको बच्चों को स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, म्यूजिक अच्छा लगता है। आई वॉज इनटू म्यूजिक, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद था। सो पहले मैंने 2 साल तबला सीखा, तबला से। रिदम के नॉलेज के लिए। उसके बाद मैंने शास्त्रीय कंठ संगीत बोलते अच्छा, हैं, बाय पंडित कंठ विनोद। मतलब जो कंठ मतलब गला, गला होता है। शास्त्रीय मतलब जो शास्त्रों का संगीत है, जो हाँ, शास्त्रों में लिखा है। मतलब सो मैंने शास्त्रीय कंठ संगीत पंडित विनोद मिश्रा जी से सीखा। आप जमाना देखिए, वो जमाना अलग था। अलग ही। मतलब राही साहब का पोता
मिश्रा जी से सीख रहा है। शास्त्रीय कंठ संगीत सीखने जा रहा है। हम्म, और वो प्रॉपर था, वो गंडा बंधन होता था। हाँ हाँ हाँ, मैं जाता था, हम्म, हमारे उस्ताद जी बीच में, पंडित जी बैठे रहते थे, और फिर हमने तो ऐसे करके मैंने विद पूरा किया। जैसे हम्म, हमारे बैचलर्स होता है हम्म, स्कूल में, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड होता है, तो वैसे इक्वलेंट टू अ ग्रेजुएशन विद होता है म्यूजिक में। सो मैंने शास्त्रीय संगीत में विद किया, 7-8 साल सीखा। हम्म, और उसके बाद दिस वॉज लाइक अ धरोहर टू मी, कि ये हम्म, मैंने सीखा हुआ है, ये अरे, अब इसको मैं अप्लाई कहाँ करूंगा। हम्म, उस टाइम पे शास्त्रीय संगीत थोड़ा एक बैकएंड पे चला गया था। ये मैं लेट हाँ 90s हाँ, की बात कर रहा हूँ, जब पॉप म्यूजिक हम्म, और सिंगर्स और बैंड्स का एक अलग फ्लो आ गया आ था। गया, शास्त्रीय संगीत कोई नहीं सुनता था। सो मैंने सीखा वो संगीत, हम्म, और बचपन में ही अपने हम्म, स्कूलिंग पूरी करने के पहले मैं विद कर चुका था। हम्म, सो मेरा रूटीन ये होता था कि स्कूल खत्म हुआ, चलो अपनी साइकिल उठाओ, म्यूजिक कॉलेज जाओ, पंडित जी के पास बैठे रहो जब तक कि वो नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे मम्मी डैडी हमें छोड़ा हुआ था। जब हो जाएगी क्लास, 2 घंटे 3 घंटे का रोज रियाज। अच्छा, उसके बाद रागें सीखी, वो उसके हाँ हाँ सिलेबस में हाँ, होता है वो सारी चीजें। अच्छा। और ये सारी ऐसे म्यूजिक सीखा, और उसके बाद बच्चे गजलें स्कूल चली रही थी। बच्चे ट्यूशन को जाते थे, आप म्यूजिक सीखने हाँ, मैं जाते म्यूजिक सीखने जाता था, नहीं मैं एकेडमिक्स में भी ठीक था। ट्यूशन भी जाता था, थे? म्यूजिक हाँ भी हाँ, सीखता था। फिर स्कूल में हम्म, को करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत एक्टिव रहता था, हम्म, हर चीज़ों में पार्टिसिपेट करता था। और धीरे धीरे मैंने, हाँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो जो म्यूजिक कॉलेज था, हाँ हाँ हाँ, सो वहाँ जैसे हमारी क्लासेस होती है, हम्म, मैथ्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, ठीक, फिजिक्स, बायो, वैसे वहाँ हम्म, क्लासेस होती थी गिटार, वोकल्स, हम्म, वायलिन, हाँ पियानो। हाँ हाँ, सो मैं क्या करता था, मैं बड़ा बदमाश था, मैं जाते ही अपनी क्लास के 1 घंटा पहले जाके चुपके से गिटार क्लास में जाके बैठ गए। हम्म, कुछ दिन गिटार क्लास में बैठे, कुछ दिन वायलिन में बैठ गए। तो आज की डेट में मुझे ड्रम्स, तबला, ढोलक, गिटार, हम्म, वायलिन, फ्लूट, हम्म। ये सब प्ले करना आता है, कीबोर्ड। तो सो लड़कियों में बड़े फैन रहे होंगे कि ऐसे ऐसे बंदे के बहुत फैन होते हैं हमेशा। हाँ, मतलब सभी हमारे फैन रहते हमारे स्कूल में था, हैं। कॉलेज में भी था। तो हाँ, मतलब एक एज मिल जाता है। नॉर्मल बंदे को तो उतना एज नहीं मिलता, जो जो बंदा म्यूजिक या फिर गिटार बजाता हो उसको बहुत एज आई मिलता वुड है टेक उसमें। इट इन दैट वे कि जब हम्म, ये सब हुआ स्कूल तक, हाँ हाँ, स्कूल तक आई वॉज वेरी फेमस इन स्कूल। हम्म, आपको जब आप स्कूल द- में होता है, आपको वही आपकी हम्म, दुनिया लगती है कि आप बस, हम्म, देर इज नो वन हम्म, एल्स। और हर म्यूजिक हम्म, में जाना, सीखना, जीतना। हम्म, सो मैं फर्स्ट टाइम बोर्डिंग कॉलेज में गया अपने ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन, जयपुर में। मुझे हॉस्टल था, हम्म, और उस टाइम पे तब रैगिंग के ज्यादा बहुत बहुत, स्ट्रांग रूल्स बने नहीं थे, हाँ जब तक 2005 तक तो रैगिंग चलता ही था। चलता ही था। हम्म, माय ग्रेजुएशन वाज इन 2007, आई एंटर्ड इन माय हम्म, ग्रेजुएशन टाइम। हम्म, सो मम्मा डैडी बहुत डरे हुए थे, अरे हम्म, कैसे होगा, इसको रैगिंग करेंगे, रो देगा, ये तो या, बहुत ही हम्म, प्रोटेक्टेड रहा है, बचपन घर पे ही रहा है, हाँ, एंड ऑल दैट। सो मैं हॉस्टल गया था और अपना गिटार लेके गया था, मुझे हम्म, पहला गिटार डैडी ने मुझे दिलाया था। हम्म, तो मैं वो गिटार अपना लेके गया था। हम्म, सो होता यह था, शाम को सीनियर्स आते थे, हम्म, हम सबकी लाइन लगाते थे। हाँ, अगर थ्री 10 लड़के वो लाइन में थ्री खड़े हैं, थ्री इडियट वाला लाइन लगता हाँ था क्या? 3 डेट वाला लाइन, तोहफा कबूल करो वाला लाइन लगता था। तो वो 9 लोगों की बहुत गंदी रैगिंग होती थी। मैं बच जाता था, यार तू गाना सुना दे यार, तो मैं गाना सुना देता था। मेरे को बोलता था, ये तू साइड हट जा, ये थोड़ा अलग है, वाला, इसको इसको क्या ही छेड़ेंगे, इसको क्या ही बोलेंगे। सो मैं अपना गिटार लेके, और दूसरे दिन मेरे दोस्त मुझे मेरी कुटाई करते थे कि तू बेटा गिटार बजा रहा था और वहां हम बज रहे थे। सो म्यूजिक ने मतलब स्टार्टिंग डेज में वो हेल्प करी। ये बताइए, जब बैंड कल्चर आया मेरे ख्याल से, मैंने तो 1996 से या फिर उसके आगे से बैंड कल्चर इंडिया में इंट्रोड्यूस। पहले क्या होता था, एक सोलो सिंगर होता था, फिर बैंड कल्चर आया। उन दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगा? क्योंकि पहले सिर्फ उदित नारायण या फिर ये एक एक सिंगर होते थे, बाद में बैंड वाले सिंगर आए। हम्म, हम्म, आई वुड से म्यूजिक जो कानों को सुनने में अच्छा लगे, वो म्यूजिक है। हम्म, आपको जो ईज दे रहा हो, हम्म, को जो टेंशन में ना ला रहा हो, वो मैं ला रहा म्यूजिक है। हूँ। सो वो, हाँ वो कैटेगरीज हैं कि कई रॉक बैंड के गाने भी बहुत हाँ, अच्छे हैं। तब स्टार्टिंग में पॉप म्यूजिक आया पॉप इंडिया में म्यूजिक, पहले। हाँ ये, एक एक वो पॉप का टाइम चला जब शान और हाँ, इन सब सोनू निगम, इन सब के एल्बम्स आते थे। एल्बम्स आते थे, उसके बाद रॉक बैंड्स एग्जिस्ट करते थे हाँ इंडिया में। इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल, जैसे वेस्टर्न में बहुत पुराना एक रॉक बैंड है, मेटालिका। मेटालिका,
वैसा ही एक इंडियन मेटालिका जिसको हम बोलते हैं, वो है एक वन ऑफ द वेरी फेमस बैंड परिक्रमा, अगर आपने नाम हाँ, सुना हो। परिक्रमा सुना है मैंने। मोर देन 30-40 years नाउ दैट बैंड इज एंड दे आर स्टिल एग्जिस्टिंग। मुझे एक बार मौका मिला उनके साथ परफॉर्म करने का कॉलेज डेज में। सो वो कल्चर आने में, इंडिया के फ्रंट एंड में आने में थोड़ा टाइम लगा, और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आया। कॉलेजेस में था, कॉलेज में तो था, कॉलेजेस में ऑलरेडी हर था, कॉलेज में होता बट कॉलेजेस में जो म्यूजिक वो लोग कवर करते थे स्टूडेंट्स, वो सारा वो हॉलीवुड वेस्टर्न है। म्यूजिक कवर वेस्टर्न। करते थे कि यार हमारे पास तो गाने ही नहीं है, तो हम क्या ही कवर करेंगे। बट लेट 90s में, 20s में जब रॉक बैंड के अच्छे गाने आने लग गए, तो हम लोग ने हिंदी गाना भी स्टार्ट किया। मतलब कॉलेज में मुझे याद है कि हमारा रॉक बैंड में, सो जूनियर्स वर नॉट अलाउड। हमारा एक म्यूजिक रूम हुआ करता था, सीनियर्स प्ले कर रहे होते थे, सो हम बस हमें सुनना अलाउड था कि चुपचाप सुनो और चुपचाप निकल जाओ। अलाउड नहीं है म्यूजिक रूम में, तुम जूनियर हो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। सो हुआ ये कि हमारी फैकल्टी में पता चला कि हर फैकल्टी का एक बैंड होता था, और पता चला कि बैंड के जो ड्रमर हैं उनकी तबीयत खराब हो गई है, हमारे सीनियर, और अब बैंड को एक ड्रमर चाहिए। अब मैं बीइंग अ शास्त्रीय म्यूजिक वाला बंदा, मुझे अपने म्यूजिक पे इतना कॉन्फिडेंस था कि मुझे आता नहीं है, बट मैं कर लूंगा, कि मैंने बेस सीखा है, मतलब मैंने हवा में नहीं है, मुझे बेस पता है, रूट से जुड़े रूट से जुड़े हैं, कि मुझे पता है कि हाउ इट वर्क्स। सो आई अप्रोच टू वन ऑफ माई सीनियर कि मुझे आता है ड्रम्स। तू तो गाना गाता है ना? मैंने कहा हाँ, बट मुझे ड्रम्स भी आते हैं। तो क्या, ठीक है, आ जा। अब मैं गया, और उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में मुझे बुलाया, और एक बड़ा ही वेस्टर्न में एक बहुत ही डेड मेटल बोलते हैं वो वाले बैंड था एक, उनका गाना देवर कवरिंग इट, मडवेन करके। एंड देन दे सेड इसका प्ले करना है। आई सेड हाँ ठीक है। एंड देन आई प्लेड एंड आई एंटर्ड इन द बैंड एज अ ड्रमर। एक साल तक एज अ ड्रमर बैठा रहा। मेरा बड़ा मन करता था ड्रम बजाते बजाते, किसी दिन बेटा मुझे गाना है, मुझे सामने गाना है। एंड देन वो सीनियर पास आउट हुए, फिर हमने वो लेगेसी आगे करी। फिर देन आई बिकेम द लीड गिटारिस्ट एंड वोकलिस्ट, और हमने एक बैंड फॉर्म किया इनकारनेशन नाम से। अभी आज भी यूट्यूब पे बहुत सारे उसके वीडियोज हैं। और हमारा वो बैंड ऐसा चला कि हमने ग्रेजुएशन टाइम में हम आईआईटी, थॉमसो, प्लैनेट एम, हम पता नहीं कहाँ कहाँ परफॉर्म कर रहे थे। जयपुर में और रविंद्र ओपन एयर थिएटर में, हर जगह हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, जीत रहे थे, एक अलग ही जोन में आ गए थे। एंड सोचिए, एक शास्त्रीय संगीत वाला लड़का, बड़े बड़े बाल, कंधे तक बाल, और फटी जीन्स, और परफॉर्म कर रहे हैं। बट बिकॉज म्यूजिक था, वो किक मिल रहा था। अच्छा। तो वो भले ही शास्त्रीय संगीत हो, वेस्टर्न म्यूजिक हो, इफ इट इज साउंडिंग गुड टू यू एंड इट इज पीपल आर लाइकिंग इट, इट वाज लाइक अ रॉक ऑन मूवी। लाइक रॉक ऑन, लाइक रॉक स्टार। रॉक स्टार हाँ, कि सब चीज। सब चीज मिक्स हो रही हाँ है तो हाँ, कि क्या करना क्या है, अच्छा गजल, हाँ ये लो, ये अच्छा ये करना है, हाँ ये लो, ऐसे था। तो मतलब ऑल इन वन चल रहा था ऑल काम। इन वन चल रहा था उस टाइम पे। हम कमर्शियल नहीं हुए थे। हाँ, और कमर्शलाइजेशन के बारे में बताइए कि ये दौर कब चालू हुआ है कमर्शलाइजेशन सिंगिंग का। ये दौर ऐसे था। अब आपको डिपेंड करता है कि आप इस चीज को करने के बाद आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फ्रॉम म्यूजिक। यू आर एक्सपेक्टिंग फेम फ्रॉम म्यूजिक, यू आर एक्सपेक्टिंग सेल्फ सेटिस्फेक्शन, और यू आर एक्सपेक्टिंग मनी, यू वांट टू मोनेटाइज इट। सो हमने मोनेटाइज नहीं किया था तब तक, हमें ये सब पता नहीं था कि इस चीज से कमाया कैसे जाता है। सो मुझे अभी भी याद है, ग्रेजुएशन के बाद जब हम मास्टर्स में आए, वही बैंड बनाने का कीड़ा। तो आई एम पास आउट फ्रॉम जामिया, तो जामिया में बैंड बना लिया दिल्ली में, और हम परफॉर्म करने लग गए हर जगह। लेटर ऑन हमें एग्रीमेंट्स आने लग गए कि आप साइन करिए, हमारे साथ 5 शो करेंगे, 6 शो करेंगे, 10 शो करेंगे, और उसके हमको पैसे मिलने लग गए। हमने कहा ये तो बहुत बढ़िया है। बाद में पता चला कि मार्केट रेट से हम लोग 20% ले रहे हैं, मतलब हम, क्योंकि हमें पता ही नहीं था क्या चल रहा है। एंड सो वो कमर्शलाइजेशन वाज देयर बहुत पहले से। हम कितने बड़े बड़े सिंगर्स का वो सुनते हैं, जर्नी सुनते हैं, जनरेशन। कि हम सब बेच के आ गए, हम बॉम्बे पहुंच गए, दे वांटेड टू अर्न आउट ऑफ इट। सो कमर्शलाइजेशन वाज देयर बहुत पहले से। मेरे ख्याल से
उसका बहुत लीगलाइज्ड वे में वो था नहीं, हाँ, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में अब हुआ है। अभी हुआ। बहुत ही पर्टिकुलर हो गया कि हाँ मैं 2 घंटे ही प्ले करूंगा, हम्म। मैं ये मेरा साउंड सिस्टम चाहिए, मुझे ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये हम्म। वाला लाइसेंस आप साइन कराओ, ये परमिट्स लाइसेंसिंग आप देखो, मतलब अब बहुत ज्यादा डिटेल तो में वो चीजें वही हो गई। वही वही मैं भी वही देख रहा था कि 2 घंटे या फिर 3 घंटे, उससे ज्यादा कोई वो चीज को मान ही नहीं रहे सिंगर लोग, कि मुझे ये चाहिए तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। अब हमें याद है हम प्लानिट टाइम में गाते थे, प्लानिट टाइम एक म्यूजिक स्टोर। माजिद भाई, अभी जो वैसे हम बात कर रहे थे बैंड्स के बारे में, तो बैंड्स का जो बैकग्राउंड में क्या चलता है, जैसे कि हमको तो पता नहीं होता, हम लोग को स्टेज के आर्टिस्ट को देख रहे होते हैं, उसको देख के मंत्रमुग्ध होते हैं, पीछे क्या चल रहा होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब सबका तो नहीं पता क्या चल रहा होता है। मैं अपने बैंड का बता सकता हूँ कि इन एक जनरल व्यू भी दे सकता हूँ कि हम उस 2 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए 20-25 दिन की मेहनत होती है, क्योंकि परफॉर्मिंग इन अ बैंड, दैट टू इन अ लाइव बैंड, आपके पास और कोई आपके पास टेक नहीं है, आपको एक टेक में करना है। आप ब्यूटी ऑफ लाइव बैंड इज कि एवरीथिंग इज लाइव, नथिंग इज रिकॉर्डेड। सो आपका जो ड्रमर जो बेस चला रहा है, वो जो गाने की रिदम चल रही है उसको कंटिन्यू, वो अगर वो एक बेस भी भूल गया, उसको पैर में मक्खी काट ली, मच्छर अगर उसने पैर पीछे कर दिया, पूरा गाना गिर जाएगा। सो दैट इज अ ब्यूटी ऑफ बैंड कि वो इतना सिंक में होना चाहिए कि लीड गिटारिस्ट को एकदम सही टाइम पे लीड उठाना है, रिदम वाले को बैंड वाले के साथ, ड्रम वाले के साथ रिदम पे चलना है, बेस गिटारिस्ट को ड्रमर के साथ मिल के, तो आप समझ जाइए 5-6 लोग एक चीज कर रहे होते हैं एक बार में, और वो एक स्टेज सेट कर रहे होते हैं वोकलिस्ट के लिए। सो ये फ्रंट एंड है। अब बैक एंड में सबके अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। हम लोगों का ये होता था कि दिस इज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मोस्ट ऑफ द बैंड मेंबर जो लीड गिटारिस्ट होते हैं उनको थोड़ा, सबको हाई होने के लिए कुछ कुछ चीजें चाहिए होती है। फ्रूटी पीता हूँ तो मेरा शो अच्छा जाता है, सबके अपना अपना कुछ कुछ एक वो रहता था। सो बहुत सारे चैलेंजेस थे। हम लोगों ने हमारा जो बैंड फॉर्म किया था, तो मेन था इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि बैंड में इंस्ट्रूमेंट्स बहुत। हाँ, ऐसा कुछ वाकया बताइए जो उनको, हमारे जो श्रोता है उनको भी अच्छा लगे। हाँ, तो एक बार का ये इंसिडेंट है, दिस वाज आवर एमबीए टाइम। हम स्टूडेंट थे, और मैं हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स थे, पुराने इंस्ट्रूमेंट्स थे, और हम सब जामिया में हॉस्टल में रहते थे। अब हमें अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए पैसा चाहिए था। हम सब दरियागंज गए, जहाँ पे म्यूजिक शॉप्स होती हैं दिल्ली में। तो वहां जाके एक म्यूजिक शॉप में हमने सब पता किया, हाँ ये कितने का है, हाँ ये डिस्टॉर्शन पेडल, ये एम्प, ये गिटार, ये तुझे क्या चाहिए, हाँ मुझे रिदम गिटार चाहिए, मुझे लीड गिटार चाहिए, हमने सब किया। और हमारा कुछ टोटल उस टाइम पे उन्होंने बोला कि 1 से 1.5 लाख का आपका खर्चा है टाइम पे। उस टाइम पे। अब हम कोई कमाता तो था नहीं, और अगर पेरेंट्स से बोलेंगे कि हमें पैसे चाहिए, तो कहेंगे भैया तुम्हें पढ़ने भेजा है, पढ़ाई कर लो। अब हम म्यूजिक का शौक भी उसको कंटिन्यू करना है, हम प्रोफेशनल म्यूजिक में घुस चुके थे। सो हमने क्या किया, हमने एक आइडिया लिया कि चलो बीपीओ ज्वाइन करते हैं गुड़गांव में। दिल्ली गुड़गांव तब बहुत ट्रेंड था बीपीओ का, कि आपको बस इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, आप हो जाएगा टाइप। तो हम लोग इंटरव्यू में अपीयर हुए, और हम चारों पांचों का इंटरव्यू में हमने क्लियर किया। अच्छे अच्छे बीपीओ, यूएस बेस्ड बीपीओ। अब हम लोग हॉस्टलाइट थे तो अलाउड नहीं था जाना, सिलेक्ट हो गए पिकअप के लिए। यूएस टाइम था, रात की शिफ्ट्स होती थी, नाइट शिफ्ट्स। हॉस्टल से अलाउड नहीं था, तो हम लोग जामिया के हॉस्टल से बाउंड्री वॉल जंप करके अपनी अपनी कैब्स में बैठते थे, पांचों अलग अलग बीपीओ में जाते थे, रात भर ड्यूटी करते थे। सुबह आते थे, सुबह आते ही पहली क्लास होती थी 8-9 बजे की, एकदम आंखें लाल लाल आके ऑफ लेक्चर में बैठते थे, सिर्फ अटेंडेंस लगाते थे, पढ़ाई करते थे और जाके सो जाते थे। ऐसा हमने 1 महीना किया। जैसे ही 1 महीना पूरा हुआ, हमें सैलरी आई। वी वर फीलिंग लाइक ऑन क्लाउड नाइन, कि अरे भाई अकाउंट बन रहा है बैंक में, एटीएम मिल रहा है। और हमारी सैलरी आई, सबकी 20-22 हजार ऐसे कुछ टोटल हुआ। हम वापस से दरियागंज गए, दरियागंज के एटीएम में गए, पांचों ने अपने अपने पैसे विड्रॉ करे, और कैब का कॉल आया, सर आपका आज शाम का पिकअप है। हमने कहा आई क्विट। क्योंकि हमने कहा बस हो गया अपना काम। उसके बाद हमने उन पैसों से इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे, और फिर परफॉर्म करना शुरू किया। फिर जामिया में, जामिया के बाहर तो हम प्रोफेशनली, अच्छा ये हमारे प्रोफेसर्स को नहीं पता था, उसी जामिया में आफ्टर 3 years ऑफ टाइम, आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, 3 साल में माशाल्लाह हम चारों पांचों इतने अच्छे प्रोफेशनली ग्रो हुए
कि हमें एलुमनाई मीट में बुलाया गया परफॉर्म करने, और हम पांचों अपनी अपनी कार से विद द बेस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स वी कुड अफोर्ड हम आए। बट जो मजा था ना, वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने में मजा था, वो मजा आज वो मजा नहीं है। तो वो जो हमने मेहनत करके वो इंस्ट्रूमेंट और हमने परफॉर्म किया। जो नए बंदे हैं, जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, या फिर जो बंदे यूट्यूब पर हमको देखने वाले, उन लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो आज के ट्रेंड में कैसे आएगा, और इस चीज़ का हमको आगे जाके, या फिर इस चीज़ को जो बदलते हुए ट्रेंड में वो कैसे हम ला पाएंगे। सो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अभी के गानों में नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक क्या है? इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज लाइक द बेस, जो लोगों को पता नहीं है, जो सरगम होती है। हर गाना सरगम पे होता है, सारे गामा पदा निसा। शास्त्रीय संगीत में ये जो सा हम बोलते हैं, इसका भी एक अपना एक नाम है। अगर मैं पूरा नाम बताऊं तो आप यू विल बी सरप्राइज्ड। षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, ये इनके नाम है पूरे नाम। सारे गामा पदा निसा। सो एवरी सॉन्ग, वट एवर सॉन्ग इट इज, आप कोई भी हर गाना इज बेस्ड ऑन सरगम। अब एक सेट ऑफ जो सरगम होती हैं, जो सुर होते हैं, उन पर्टिकुलर सेट्स को हम राग में डिफाइन करते हैं। सो एवरी सॉन्ग इज अ राग बेस्ड, आई वुड से राग बेस्ड सॉन्ग। कुछ हर राग का एक टाइम होता है कि जैसे राग यमन सुबह में गाई जाती है, कि उसके सुर जब लगते हैं ऐसा लगता है सुबह हो रही है। राग गंधार जब गाई जाती है तो ये होता है कि बारिश हो रही है, तब वो राग छिड़ी जाती है। कुछ रागें होती हैं राग काफी कि शाम के टाइम गाया जाता है। तो ये इंडियन क्लासिकल का बेस है। अच्छा, So राग every song गंधार is जो अकबर के ज़माने में तानसेन गाया करते थे, वो सचिन बारिश होती थी। अब ऐसा शास्त्रों में तो लिखा है, सो आई वुड बिलीव दैट कि ये ऐसा एक होता था कि वो जब गाते थे तो बारिश हो जाती थी, और ही वाज वन ऑफ द रत्न। ये सब हमने नौ रत्नों में हाँ सुना है, पढ़ा भी है। एक बुक है, जैसे हम फिजिक्स या केमिस्ट्री की बुक रेफर करते हैं ना, तो ऐसे एक बुक है संगीत विशारद। आप उसको उठाइए, आप उसको पढ़िए, आपको म्यूजिक का बेस, शास्त्रीय संगीत, हर म्यूजिक गानों का बेस आपको उससे पता चले। माजिद भाई, इतनी सारी बातें हो चुकी है, तो इन बातों को कंक्लूड करते हैं हम आपके कोई गाने के साथ जो आपको बहुत पसंद हो। श्योर, गाने तो बहुत सारे हैं, कीप ऑन चेंजिंग, बट आज इतने टाइम बाद पुराने बैंड की बातें करी तो एक गाना था जो हम बहुत परफॉर्म करते थे, सो वो सुनाता हूँ आपको 2 लाइन। डेडिकेटेड दिस टू अल्तमश, शेरोज, जैपर। द सॉन्ग यू विल रिमेम्बर। दूर जितना भी तुझसे, पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। तो आपकी कहानी को जानकर हमको बड़ा अच्छा लगा। आपने कैसे वर्क और पैशन को बैलेंस किया है, इससे हमारे व्यूवर्स को और आने वाले आर्टिस्ट को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके दादा अबू की जो आपकी फेवरेट शायरी है, अगर आप प्लीज आप सुनाए तो। Thank you so much, Wajid, for having me here, and I would like to thank टीम बज़्म फनकार। आप लोगों ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है ये। हर कोई आर्टिस्ट से म्यूजिक की बात करता है या उसकी पोइट्री की बात करता है, उसके परफॉर्मेंस की बात करता है। आपने उसकी जिंदगी के बारे में पूछा, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, एंड आई होप आप लोग का ये और ग्रैंड सक्सेस में कन्वर्ट हो पॉडकास्ट।
और व्यूज आए, लोग और सब्सक्राइब करें। हाँ, दादा अप्पू के बहुत सारे शेर हैं। एक मेरा बड़ा फेवरेट शेर है जो उन्होंने आई थिंक आज से 40-50 साल पहले लिखा है, बट वो आज भी बहुत रिलेट कर पाता हूँ मैं। वो ऐसा है कि बस इतनी सी यारब दुआ मांगता हूँ, बस इतनी सी यारब दुआ मांगता हूँ, नजर का तेरी आसरा मांगता हूँ। खुदाया तू हर मुद्दा जानता है, खुदाया तू हर मुद्दा जानता है, बताऊं तुझे क्या मैं क्या मांगता हूँ, बस इतनी सी यारब दुआ मांगता हूँ। बजमा फनकार के इस एपिसोड में हम मिले माजिद हबीब साहब से, जिनसे हमें वर्क लाइफ और पैशन के बारे में जानने को मिला कि उसको बैलेंस कैसे करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए आर्टिस्ट के साथ, एक नई इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाए। अगर आप चाहते हो कि हम किसी नए आर्टिस्ट से मिले तो हमें कमेंट करके बताइए कि हम किसको बुलाते हैं।